हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने साइटोप्लाज्म और उसके बाद उनके और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक जो इनफोल्डिंग्स होती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्रोमेटोफोर्स, इनके बारे में पढ़ा था। देन उसके अंदर राइबोसोम 70S के पाए जाते हैं, उनके बारे में देखा और कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अब जो अपन नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके बाद वो कैसे रेप्लिकेट करता है और बैक्टीरिया कैसे रेप्लिकेट करता है या फिर डिवाइड करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो जेनेटिक्स जब अपन स्टार्ट करते हैं, अब बैक्टीरियल जेनेटिक्स की बात हो या ह्यूमन जेनेटिक्स की बात हो, कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ अगर बेसिक बैक्टीरियल जेनेटिक्स की हम बात करें, बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में बोलें तो कुछ टर्म्स हैं लाइक न्यूक्लियोइड, आफ्टर न्यूक्लियोइड लाइक क्रोमोसोम्स, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड। इन तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करना बनता है जब आप बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हो। अब जेनेटिक्स को जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। एक रिलेशनशिप बिटवीन जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। जीन, डीएनए और क्रोमोसोम, इन तीन के बीच की रिलेशनशिप ये क्या है? क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं? ये किस प्रकार की चीज़ें हैं, इनको आपको जानना ज़रूरी है। तो जीन, डीएनए और क्रोमोसोम क्या है, इसके बारे में आई थिंक आपको पता होगा कुछ लोगों को। इफ़ यू टॉक अबाउट जीन, जीन क्या है? अगर यहाँ एक डीएनए है, ओके, ये पूरा का पूरा क्या है? ये तो हो गया आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड हो गया। ओके, वहाँ पे जीन है, तो जीन किसको हम बोलेंगे? एक डीएनए स्ट्रैंड में, डीएनए स्ट्रैंड में हम जीन बोलेंगे एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेगमेंट है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये जो सेगमेंट है वो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बोल देंगे जीन। ओके, सो जीन फिर क्या हुआ? जीन जो है वो डीएनए का एक पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ डीएनए या ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, दैट इज जीन, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है और एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। डीएनए की जहाँ तक बात करें तो वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और जीन के बीच में रिलेशनशिप पता चला कि एक डीएनए का आपका स्ट्रैंड है, उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर हम उठा लें तो वो होता है आपका जीन। ये पूरा क्या है? डीएनए, और उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठा लें तो वो हो जाएगा आपका जीन। कई सारे जीन सीक्वेंस अगर हम मिला दें, बहुत सारे जीन सीक्वेंस अगर मिला दें तो वो हो जाएगा हमारा जीनोम। मैनी जीन सीक्वेंसेस वो क्या बन जाता है आपका? जीनोम। ओके, जब सारे जीन के सीक्वेंस को मिला दें तो सारे जीन मिलके एक जगह कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? जीनोम कहलाएंगे। तो डीएनए पता चल गया, जीन पता चल गया। अब डीएनए जो है वो हमारे सेल्स के अंदर कैसे रहता है? कॉइल्ड फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में, या फिर पूरी तरह से कॉम्पैक्ट रहता है। एक तरह से ओपन नहीं रहता, कॉम्पैक्ट रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रहता है। तो वैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ताकि वो सेल के अंदर फिट हो पाए। एक पर्टिकुलर सेल है, उसके अंदर आपका जो पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, लंबा सा डीएनए स्ट्रैंड, लाखों करोड़ों अरबों क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ अगर डीएनए स्ट्रैंड है,
वो उस छोटे से सेल में एडजस्ट हो पाए, उसके लिए उसको कॉइलिंग की या फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो जो फोल्डिंग करने के बाद जीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डीएनए बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। आफ्टर सो मैनी राउंड्स ऑफ फोल्डिंग, बहुत सारी फोल्डिंग करने के बाद एक बहुत बड़ा, जब एक लंबा सा हेलिकल स्ट्रक्चर है एक डीएनए का, वो लंबा सा हेलिकल स्ट्रक्चर, मान लो कि ये एक बहुत लंबा डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को राउंड राउंड घुमा घुमा के एक छोटा सा स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे बना लिया, क्लोजली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बस इतना सा, ये इतना बड़ा पोर्शन जब इतना सा बन गया, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म जब डीएनए का होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम। सो जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि एक पोर्शन होगा जब डीएनए का तो वो होगा जीन। डीएनए जो होगा, जो क्या होगा? एक लंबा स्ट्रैंड जो कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस के बारे में आपको पता है, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ओके, डीएनए के बारे में आपको पता चल गया। और बहुत जब डीएनए सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको अपन बोलेंगे क्रोमोसोम। आपको पता है ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और हर क्रोमोसोम में बहुत सारा डीएनए पाया जाता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है, वो मतलब डीएनए का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है वही होता है क्रोमोसोम। और पर्टिकुलर सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके बैक्टीरियल जेनेटिक्स पे। ये तो नॉर्मल सा था आपका एक पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जीन, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में। इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया पूरी तरह से। डिफरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है इनके बीच में कनेक्शन, लिंक समझना कि क्या तीनों एक ही चीज़ है तीनों, बस हम इसको अलग अलग पोर्शन में पढ़ते हैं। डीएनए का एक पोर्शन है जीन, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। पूरा का पूरा जीनोम मिला दो तो वो है आपका एक डीएनए, लेकिन लंबा सा स्ट्रैंड आपका जेनेटिक मटेरियल। और जब वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है तो वो होता है आपका क्रोमोसोम। ओके, अब इसको मिटाते हैं अपन और बेसिक अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियल जेनेटिक्स। और वहाँ पे हमें पढ़ने हैं ये तीन टर्म, न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। अब न्यूक्लियोइड के बारे में मैंने वैसे तो पहले भी डिस्कस किया है, बट यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं कि न्यूक्लियोइड होता क्या है। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें पता है, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, दैट मीन्स दे आर प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें ये चीज़ पता है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर वो ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, सराउंडिंग लेयर होती है, कवरिंग होती है, वैसे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनका जो डीएनए होता है या इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है। मतलब ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल, जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था, वो इस केस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहेगा ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो रहेगा ही नहीं। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ये जो यहाँ पे पोर्शन रहेगा जेनेटिक मटेरियल का, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लियोइड। विदाउट कवरिंग लेयर, जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है जब विदाउट कवरिंग लेयर होता है, यहाँ पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, दिस इज एन इरेगुलरली शेप्ड रीजन विद इन द सेल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक दैट कंटेन्स all or most of the genetic material. This region or this area, this particular area of nucleoid, ये है पूरा आपका न्यूक्लियोइड। और ये जो है आपका पूरा जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो यहीं पे स्टोर्ड रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही घूमता रहता है इस पर्टिकुलर जगह पे। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि न्यूक्लियोइड क्या है।
न्यूक्लियोइड क्या है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डीएनए पाया जाएगा बैक्टीरियल सेल में एक पर्टिकुलर जगह पे क्लोजली अटैच्ड होकर, दैट इज न्यूक्लियोइड। उसके आगे अपन देखते हैं ये किसी भी टाइप के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ होता, not surrounded by any nuclear membrane, NM, not surrounded by any nuclear membrane, ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो डीएनए स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल डीएनए जो स्ट्रक्चर होगा वो जनरली क्या होगा? कॉइल्ड फॉर्म में होगा और सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा, अनलाइक यूकैरियोट्स जहाँ पे हेलिकल और स्ट्रेट फॉर्म में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स या फिर आप डीएनए की बात करो तो अगर आप बात करो यूकैरियोट्स में तो स्ट्रेट फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा, ओके। अब ये जो न्यूक्लियोइड है, अब ये जनरली दे आर कंपोज्ड ऑफ 60% ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोइड आर कंपोज्ड ऑफ किससे? कंपोज्ड ऑफ 60% ऑफ डीएनए। और डीएनए के अलावा क्या क्या होते हैं इनमें? कुछ एमआरएनए के पार्टिकल्स होंगे मौजूद, एमआरएनए होंगे, और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होंगे, जनरली ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स होंगे, ओके। सो दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 60% ऑफ डीएनए एंड कुछ एमआरएनए पार्टिकल्स होंगे और कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स होंगे, ओके। सो न्यूक्लियोइड के बारे में पता चला कि किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता ये जेनेटिक मटेरियल। कंपोज किसका होता है? डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन का। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और कि ये जो कॉइल्ड फॉर्म है, अब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोन। यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये जो कॉइल्ड फॉर्म है, अदर प्रोटीन्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स है दैट आर न्यूक्लियोइड प्रोटीन और न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स की मदद से ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर इनको मिलता है, ओके। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बट दूसरे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको अपन न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं। उनके कारण इनका ये जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो बनता है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्रोमोसोम्स पे। न्यूक्लियोइड तो समझ में आया। आज एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में लेटर, बट आज इन सब का बेसिक मतलब आपको समझना है, ओके। न्यूक्लियोइड का मतलब समझ में आया, दिस इज सराउंडेड बाय, नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो डीएनए का, बैक्टीरिया का सारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो यहीं पे पाया जाएगा न्यूक्लियोइड में, ओके। सो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब अगर अपन बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम तो आपको पता है क्या है। क्रोमोसोम के बारे में आपको पता है क्या है। जब डीएनए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम्स में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद किस में फॉर्म होता है? क्रोमोसोम में। और डीएनए के यहाँ क्या पाए जाते हैं? सर्कुलर मॉलिक्यूल, सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए किस में पाए जाते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरियाज में सर्कुलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ओके। और इस डीएनए के कोई फ्री एंड्स नहीं होते। देयर आर नो फ्री एंड्स। दैट मीन्स कि एक जगह स्टार्ट होकर दूसरी जगह खत्म हो, नहीं, कोई फ्री एंड नहीं होगा इस सर्कुलर डीएनए का। यहाँ पे कोई भी फ्री एंड नहीं होगा, ओके। समझ में आया? सर्कुलर है तो प्योर सर्कुलर, दोनों जो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड है वो आपस में बाद में जुड़ जाएंगे, ओके। तो कोई भी फ्री स्ट्रैंड नहीं होगा यहाँ पे, फ्री एंड नहीं होगा यहाँ पे, ओके।
अब यहाँ पे क्रोमोसोम की आगे बात की जाए तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, 100 माइक्रोन लॉन्ग्स तक हो सकते हैं। इकोलाई में 100 माइक्रोन लॉन्ग तक ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके आगे अपन पढ़ते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। सो इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ओके, बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें सो इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन देखते हैं आगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो कई सारे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और जो फॉस्फेट ग्रुप है बैक्टीरियल डीएनए का वो बहुत सारे पॉलीएमाइंस भी कंटेन करेंगे, बहुत सारे अमीनो ग्रुप भी कंटेन करेंगे। दे हैव सेवरल पॉलीएमाइंस ग्रुप। द फॉस्फेट ग्रुप of bacterial DNA contains, the phosphate group of bacterial DNA are found to contain polyamines, contains polyamines। Okay, they found to contain polyamines। पॉलीएमाइंस यहाँ पाए जाते हैं। ओके, ये चीज़ तो पता चली। उसके बाद अपन देखते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 5 × 10⁻³ डाल्टन्स के अप्रॉक्स होता है। बैक्टीरियल डीएनए 5 × 10⁻³ डाल्टन्स, ये है इनका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 5 × 10⁻³ डाल्टन हो गया। उसके आगे अपन देखते हैं कि क्रोमोसोम के तो बारे में पता चला। ये जो 5 × 10⁻³ डाल्टन है ये मॉलिक्यूलर वेट है टोटल जीनोम का, टोटल डीएनए मॉलिक्यूल का। ओके, सो उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे भी जनरली जो बेस मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं, वही 4 मिलते हैं आपके ATGC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। क्रोमोसोम्स के बारे में तो पता ही है आपको। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो कॉइल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मिलके सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज योर क्रोमोसोम। ओके, डीएनए के बारे में ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो है, यहाँ पे बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे एक और मटेरियल प्रेजेंट है। ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। यहाँ पे एक और सर्कुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये सर्कुलर मॉलिक्यूल, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। अब ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोइड। डीएनए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब डीएनए आ जाता है, बहुत ज़्यादा सर्कल बना के, राउंड बना के, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्रोमोसोम के बाहर है, क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। दैट मीन्स इट इज आउटसाइड क्रोमोसोम, सो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और जो प्लाज्मिड है वो भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन द क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और चूंकि ये जेनेटिक मटेरियल, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। समझ में आया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोलते हैं प्लाज्मिड को? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब जो नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट जब करता है तो कैसे रेप्लिकेट करता है? नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल्स मियोसिस माइटोसिस नहीं करता, वहां पे होता है बाइनरी फिजन। वहां पे क्या होता है? बाइनरी फिजन। मतलब दो पार्ट में किसी पर्टिकुलर चीज का टूटना,
बाइनरी फिजन, दो पार्ट में किसी चीज़ का टूटना। तो एक जो मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया का वो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और उसके बाद ऐसे करके 2 बैक्टीरियल मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। बट अगर अपन बात करें आपके इस प्लाज्मिड के बारे में, सो प्लाज्मिड के बारे में क्या है, प्लाज्मिड जो है इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पर्टिकुलर साइट्स नहीं पाए जाते। प्लाज्मिड में बहुत लिमिटेड साइट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे एक रेप्लिकेटिंग साइट होगी, एक MCS साइट होगी, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होगी, और उसके अलावा एक पर्टिकुलर साइट होगी जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट होगी। ये पर्टिकुलर 3 साइट्स पाई जाती है इस प्लाज्मिड पे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट जो है वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड को या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे प्लाज्मिड रहता है उसको किसी प्रकार के एंटीबायोटिक से बचाती है। ओके, लाइकवाइज पेनिसिलिन, उसके लिए अगर साइट यहाँ पे प्रेजेंट है तो पेनिसिलिन से इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करेगी, बचा के रखेगी। अब प्लाज्मिड का जब रेप्लिकेशन होगा या प्लाज्मिड कहीं ट्रांसफ़र होगा, प्लाज्मिड एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफ़र होता है। प्लाज्मिड के बारे में अपन बात करें तो एक टर्म हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, दैट इज कॉन्जुगेशन। जब हमने फ्लैजिला, फिम्ब्री और पिलाई के बारे में पढ़ा था तब अपने कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टर्म देखा था, सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई क्या करता था, एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल मॉलिक्यूल है, उसको जो डोनर है उसको अपन क्या बोलते थे, F+, और जो एक्सेप्टर है उसको क्या बोलते थे, F-। याद आ रहा है? कंजुगेशन में अपन ने क्या देखा था कि एक बैक्टीरियल मॉलिक्यूल है, वो दूसरे बैक्टीरियल मॉलिक्यूल में अपना जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफ़र करता है थ्रू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, पिलाई होता है। ओके, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इससे जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कॉन्जुगेशन। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज नथिंग बट दिस इज द प्लाज्मिड। जहाँ पे ये प्लाज्मिड ही है जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है। प्लाज्मिड पे एक पर्टिकुलर साइट है जिसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जेनेटिक मटेरियल से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और जैसे ही ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड इस दूसरे बैक्टीरिया में आ जाएगा, ये दूसरा बैक्टीरिया भी F+ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी अब पोटेंशियल हो जाएगा किसी और बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसमें प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने का। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है ये बात? कंजुगेशन में क्या हमने देखा था कि सेक्स पिलाई जो होती है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को ज्वाइन करती है, ताकि उसमें से एक बैक्टीरिया जो कि F+ बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर सके दूसरे बैक्टीरिया में, मतलब प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करके ट्रांसफ़र कर सके। अपना प्लाज्मिड नहीं ट्रांसफ़र करना है, एक रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा उस प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड की एक और खास बात, दैट दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है प्लाज्मिड, इस चीज़ को याद रखना। तो जब यहाँ पे प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेशन करके एक और प्लाज्मिड बनाएगा, वो प्लाज्मिड दूसरे F- जो बैक्टीरिया है F- वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और F- में जैसे ही प्लाज्मिड जाएगा वो F- भी F+ हो जाएगा और वो भी एज अ डोनर काम करना स्टार्ट करेगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट कंजुगेशन। तो कंजुगेशन प्लाज्मिड में, बैक्टीरियल डीएनए में क्या होगा, ये बाइनरी फिजन। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द प्लाज्मिड, क्रोमोसोम एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम और प्लाज्मिड के बारे में ये जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे हमने देख लिया कैसे न्यूक्लियोइड जो है वो क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल में, दैट इज न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम जो होता है वही जो जेनेटिक मटेरियल है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में मिलता है, दैट इज क्रोमोसोम। और जो आपका प्लाज्मिड है वो उस
पर्टिकुलर डीएनए के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि बहुत छोटा है, बहुत कम उसके पास साइट्स हैं। उस साइट्स की मदद से ही वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करवा सकता है, और जो किस चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ओके, और कई सारे एंटीबायोटिक से बचने में भी हेल्प करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लाज्मिड कहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बैक्टीरियल जेनेटिक्स। इसको फर्दर हम आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।